हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, लॉ ऑफ जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिला सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद की। जिला सहायक लोक अभियोजन अधिकारी पद कैसे प्राप्त होता है, कौन सी परीक्षा होती है, इसकी परीक्षा कौन लेता है, इन सब और किस किस प्रकार इसकी तैयारी करना पड़ती है और कौन कौन से टिप हैं जो मैं आपको दूंगा, महत्वपूर्ण टिप। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको आसानी से समझ आएगा। दोस्तों, जिला सहायक लोक अभियोजन अधिकारी की यदि आप चाहते हैं कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं इस परीक्षा में और इस पद पर नौकरी करूं, तो आपको एलएलबी करने के बाद तुरंत ही इसकी तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए। ठीक है ना। और सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि इस परीक्षा में कितने सब्जेक्ट हैं और हम उनकी कैसे तैयारी करें। इसके लिए आपको सबसे पहले इसके सब्जेक्टों की जो जो इसके पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट हैं उनकी एक लिस्ट निकालना चाहिए। इसमें पहले 32-35 लगभग सब्जेक्ट थे। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि अब वर्तमान में कितने सब्जेक्ट इसमें आएंगे। अभी नया कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, इसलिए हम वेट करेंगे। अपन 32-35 सब्जेक्ट मान के ही चलेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 32-35 सब्जेक्टों की जो पूरी लिस्ट है उसको आप एक कागज पर लिखिए और जो बैरेक्ट हैं जो आपके पास हैं और जो नहीं है उनको अलग अलग लिखिए। तो जो नहीं है वो सभी बैरेक्ट आप मंगा लीजिए। इसके बाद आपको उन बैरेक्टों में आपको यह देखना है कि मोटे मोटे बैरेक्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे पहले सीपीसी, आईपीसी और एविडेंस संविधान, ये सब बड़े एक्ट थे, लेकिन अब शायद बीएनएसएस और बीएनएस और बीएसए उनकी जगह आएंगे, तो इनको अपन को देखना पड़ेगा। और दूसरा एक है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, एक अपकृत्य विधि, एक संविदा विधि और एक सबसे टफ सब्जेक्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम। ठीक है ना। तो मेरा इसमें ऐसा सुझाव है, यदि आप अभियोजन अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन को टफ सब्जेक्टों को लेना चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता की तैयारी करें, उसकी एक एक धारा आप पढ़ें। इसके पश्चात उसमें आदेश और नियम भी दिए गए हैं, उनके आदेश नियम भी पढ़ें, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। एक क्वेश्चन होता है, 4 आंसर होते हैं, आपको एक सही लगाना है। और यदि आपने गलती से एक भी गलत लगा दिया तो आपका सही में से 1 नंबर कट जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप हल्के में मत लेना। क्योंकि यदि एक बार 1 नंबर सही सही आपने 10 कर दिए और 5 गलत कर दिए तो आपके सही में से 5 नंबर चले जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको इस परीक्षा में ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जितने भी आपको उत्तर आते हैं केवल उन्हीं पर आपको टिक करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। नहीं तो आपके नंबर आ रहे हैं 540 और आप 100 गलत करे आए, तो 540 में 100 चले गए, कितने बचे? 440। तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, आप कितना ही भले ही कितना ही प्रयास कर लें। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ट्रिप है। आप बिल्कुल जो आपको नहीं आता है वो आपको निशान लगाना ही नहीं है। ठीक है। सीपीसी की आप तैयारी करेंगे, सीपीसी के बाद आप अपकृत्य विधि पढ़ें। अपकृत्य विधि में भी धाराएं नहीं है, लेकिन उसमें अपकृत्यों के बारे में बताया गया है कि शासन अपकृत्य करेगी, कौन उत्तरदायी होगा, कौन, यदि कोई व्यक्ति अपकृत्य करता है तो किन किन दशाओं में अपकृत्य सहने वाला उत्तरदायी होगा, किन किन दशा में अपकृत्य करने वाला उत्तरदायी होगा, ये अपन को उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद संविदा अधिनियम है। संविदा अधिनियम में भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आप ऐसे ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये संविदा अधिनियम जो है उसमें दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना। तो आपको बिंदुवार वो आपको पढ़ना पड़ेंगे। तो आपको जो तीनों जो मैंने बताए सबकी परिभाषा, एक एक परिभाषाएं आपको देखना है, क्योंकि परिभाषाओं में से भी हर सब्जेक्ट में से परिभाषा खंड में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडीपी परीक्षा में, इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है। परिभाषाएं करना है, बिल्कुल उनको नहीं छोड़ना है। इसके बाद अपन आएंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम। संपत्ति अंतरण अधिनियम थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये एक बार पढ़ने में दिमाग में फिट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, संपत्ति अंतरण अधिनियम को आपको तो जैसे अपन कोई भी बुक्स पढ़ते हैं बिल्कुल एक से एंड तक पढ़ना है। ठीक है। धीरे धीरे पढ़ना है, समझ समझ पढ़ना है। इसके बाद आप 2-3 बार यदि इसको पढ़ लेंगे तो ये आपको समझ में आने लगेगी। जैसे दूसरा एक तरीका ये भी है,
आप उसे इसकी जो सेक्शन है उनको सब खंडों में तोड़ तोड़ के पढ़ें, ठीक है ना। तो ये तो हो गए अपने कठिन सब्जेक्ट। अब इसके बाद आता है संविधान। संविधान एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। आप ऐसे यदि ऐसे पढ़ेंगे तो ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। संविधान आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे और इनके बाद किसका नंबर आएगा, इसके बाद जैसे अपनी BNSS 2023, BNS 2023, BSc 2023 क्रिमिनल के सब्जेक्ट हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सब्जेक्टों में से भी लगभग 10-10 क्वेश्चन आना तय है। और ये सब्जेक्ट आप ये मान लो यदि आपने इन पर कमांड कर ली, इनके क्वेश्चन बिल्कुल आपके सही चले ही जाएंगे और ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे परीक्षा देने के लिए, ठीक है। तो इसका अपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। CRPC में नियम दिए गए हैं, किस प्रकार प्रक्रिया चलेगी। सॉरी, BNSS आ गया है, अब CRPC में से निकल गया क्योंकि CRPC पढ़ा है ना हमने पहले। तो BNSS में आपको पूरी प्रक्रिया बताई गई है, कौन सी धारा में जमानतें होंगी, कौन सी धारा में कौन सा आवेदन लगेगा, का सुपुर्दगी आवेदन लगेगा, है ना। तो इस तरीके से सब चीजें अपने उसमें से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं क्या, IPC। IPC में क्या, IPC में अपराधों का दंड है, कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। IPC में केवल अपराधों का दंड ही दिया गया है। तो कौन सी धारा में क्या दंड है, ये IPC में है। लेकिन अब IPC के स्थान पर अब आ गई है BNS 2023। तो BNS 2023 में जो IPS में जो वो थे अपने अध्याय, वो ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। महिलाओं के अध्याय पहले कर दिए गए हैं, जो पहले थे वो बाद में कर दिए गए हैं। तो ये थोड़ा धाराओं का कंफ्यूजन होगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा, उसमें केवल दंड ही दंड है। अच्छा, अब BNSS और BNSS और BNS है, इनकी प्रक्रिया साक्ष्य अधिनियम के बगैर अधूरी है। तो साक्ष्य अधिनियम अर्थात पहले जो एविडेंस एक्ट था वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। साक्ष्य अधिनियम भी आपको बिल्कुल ऐसा पढ़ना है बिल्कुल उसमें कोई गलती ना हो। तो उसकी भाषा भी थोड़ी क्लिष्ट है, पर आप 1 2 3 या 4 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक महत्वपूर्ण यह भी है कि जैसे ही आपने कोई बियर एक्ट अपन ने पढ़ा, कोई सा, जैसे मान लो अपन ने TP पढ़ा, TP अर्थात ट्रांसफर संपत्ति अंतरण अधिनियम। तो TP पढ़ने के बाद आप उसकी एक वो लेना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला आती है, तो वो श्रृंखला आपको लेना है और उस श्रृंखला में जो भी क्वेश्चन और उत्तर दिए गए हैं उनको आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ आप जब कब कर पाएंगे, जब आप बैरक पढ़ लेंगे। और बैरक पढ़ लेंगे तो पूरा जो भी है उसका बैरक का पूरा मामला मसाला आपके दिमाग में यहाँ फिट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले बैरक पढ़ें, बैरक पढ़ने के बाद उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर लगाएं, फिर आप देखें कि मैंने 100 में से कितने सही लगाए, कितने गलत लगाए, ठीक है ना। उसमें आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी से याद होगा। ये बहुत बड़ा मेन ट्रिक है इस परीक्षा में पास होने का, ठीक है ना। क्या करेंगे आप, पहले बैरक पढ़ेंगे, इसके बाद वस्तुनिष्ठ आएंगे और फिर चेक करेंगे कि 100 में से हमारे सही कितने हैं, गलत कितने हैं। यदि सही आपके 60 हैं, गलत आपने 40 लगा दिए, तो आप खुद सोचो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, कितना घाटे में जाएंगे। तो इसके लिए देख लो आप, 100 में से 60 आपके सही आ रहे हैं, 40 गलत कर दिए, कितने नंबर आए, बचे आपके 20। इससे अच्छा अपन जो सही आ रहे हैं 60 करके ही आप छोड़ दो, तो आप इस परीक्षा में 100%, मैं गारंटी लेता हूँ 100% निकलेंगे। बस तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का आपने लगाया और आपका काम खराब, ठीक है। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना अपन ने, जो अपन को आ रहा है, जो बिल्कुल अपन श्योर है कि ये उसका यही आंसर है, उसी को अपन लगाएंगे, ठीक है मित्रों, है ना। इसी प्रकार IPC, BNSS, BSA, इनमें भी अपन इनको पढ़ेंगे और इनके वस्तुनिष्ठ लगाएंगे और यही प्रक्रिया पूरी अपनाएंगे, ठीक है। अब आ गए छोटे छोटे एक्ट हैं, विद्युत अधिनियम है, ठीक है, आबकारी एक्ट है, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 है ना। रेलवे एक्ट है, रजिस्ट्रीकरण एक्ट है, और भी छोटे छोटे से एक्ट हैं जिनके मुझे अभी नाम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे एक्ट बड़ा बड़ा पिछले जब 2016 में हुआ था तो बहुत सारे एक्ट उन्होंने बढ़ा दिए थे सरकार ने, शासन ने, तो मेरे दिमाग में अभी नहीं है।
इन सबको आपको पढ़ना है। जिस वो कुछ एक्ट तो बहुत छोटे छोटे हैं, 7-7 पन्नों के, 10-10 पन्नों के हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक दो दो बार पढ़ने में ही आपका अच्छे से हो जाएगा। इनको पढ़ें और इनके वस्तुनिष्ठ लगाएं, ठीक है ना। और अपनी तैयारी ऐसी करें कि आपको पेपर से 2 दिन पहले तक पूरी आपकी हो जानी चाहिए, समझ रहे हैं ना। जैसे मान के चलो यदि 3 महीने बाद की डेट आई है, तो 3 महीने में आपका कम से कम पूरा कोर्स 4-4 बार रिवाइज होना चाहिए। और पेपर से 1 दिन पहले तक आपका सब काम हो जाना चाहिए। पेपर के 1 दिन पहले अपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। तो बिल्कुल नो टेंशन रहना है, बिल्कुल ऐसे सोना है कि कल बस सुबह कल पेपर ही देने जाना है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिप है जो मैंने आपको बताई है। और पेपर हॉल में भी अपन को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बढ़िया आप पेपर हॉल में जाएंगे, OMR सीट मिलेगी, उसको फिल करेंगे, ठीक है। और उसमें फिर आप बढ़िया सोच सोच के अपने आंसर लगाना, और बिल्कुल सही सही लगाना। गलत यदि किसी पे आप कंफ्यूज हैं उसे बिल्कुल छोड़ देना आप, ठीक है ना। ऐसे मैंने कई छात्र देखे हैं जो इनके नंबर 500 550 आ रहे थे, और वो गलती से 150-150 तुक्का लगाया है, तो 550 से वो 350 पर रह गए, और वो रह गए। जबकि जो लोग छोड़ के आए थे वो निकल गए। तो इसलिए तुक्का तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है, बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है ना। जो आपको आ रहा है वही आपको लगाना है, ठीक है। यह रही आज की जानकारी, आपको कैसी लगी? यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं आपका राजकुमार तिवारी, लॉ ऑफ जर्नी से फिर मिलेंगे। नमस्कार।